तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MHD 16 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि औपन्यासिक संरचना और शिल्प की दृष्टि से संस्कार उपन्यास का मूल्यांकन कीजिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में देखने को भी मिलता है। तो उत्तर में लिखेंगे सबसे पहले हम लोग भूमिका। तो यू आर अनंतमूर्ति का उपन्यास जो है यह संस्कार उनकी आधुनिक भारतीय साहित्य की एक कालजयी रचना है। आज के हमारे भारतीय साहित्य का एक बहुत ही कालजयी रचना है और यह जो उपन्यास है केवल कहानी नहीं सुनाता है, बल्कि जो समाज है, समाज में जो धर्म है और जो मनुष्य है, उसके अंतर्मन पर गहरा प्रश्न चिन्ह भी लगाता है। इसकी विशेषता यह है कि लेखक ने सरल घटनाओं के माध्यम से जटिल विचारों को प्रस्तुत किया है। मतलब इस उपन्यास में लेखक ने बहुत ही सरल और बहुत ही सहज बातों से बहुत ही जटिल विचार यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं। बहुत ही कठिन विचारों को यहाँ पे दिखाया गया है। इसलिए संस्कार का मूल्यांकन औपनिवेशिक संरचना और शिल्प दोनों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण भी हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में जो औपन्यासिक जो संरचना है उसका। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे वाले टॉपिक में हम लोग देखेंगे शिल्प की दृष्टि से इसका मूल्यांकन। ठीक है, तो देखिए औपन्यासिक संरचना की दृष्टि से इसका मूल्यांकन अगर करने जाए तो पहला नंबर हमारा बिंदु निकल कर आता है केंद्रीय घटना पर आधारित संरचना। मतलब इस उपन्यास का केंद्रीय घटना क्या है? तो केंद्रीय घटना क्या है? नरनप्पा की जो मृत्यु नामक जो घटना है। मतलब पूरे उपन्यास की संरचना जो होती है वो नरनप्पा की मृत्यु नामक घटना पर टिकी है और इसी एक घटना से धर्म संकट भी उपजता है, सामाजिक पाखंड भी देखने को मिलता है और पात्रों का अंतर्द्वंद जो होता है वो सामने आता है। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि उपन्यास की संरचना बहुत ही सघन और प्रभावशाली भी बनती है। अगर नरनप्पा की मृत्यु नहीं हुई होती तो इस कहानी में या फिर इस उपन्यास की कहानी कुछ और ही होती। ठीक है, तो जो केंद्रीय घटना है वो है नरनप्पा की मृत्यु। दूसरा नंबर क्या है इसमें संरचना में? तो देखिए दूसरा नंबर है सीमित कथानक और गहरा अर्थ। मतलब छोटी छोटी बातों को लिखा गया है, बहुत कम बातें लिखकर बहुत गहराई और प्रभावशाली अर्थ उसके दिखाए गए हैं। तो देखिए कहानी कुछ ही दिनों और एक छोटे से अग्रहार तक सीमित है। अग्रहार मतलब एक जगह का नाम है जो कि इतने में ही छोटी कहानी तक ही सीमित है। जो इसमें कहानियां चलती है, उपन्यास में जो कहानी चल रही है वो बहुत छोटी है और एक अग्रहार जगह है वहां तक ही सीमित है। फिर भी यह पूरे ब्राह्मण समाज की मानसिकता की ओ मतलब मानसिकता को उजागर करती है। ब्राह्मण समाज का जो मानसिकता है उसको उजागर करती है। तो मतलब छोटी चीजों में बड़ी चीजों को समागम किया गया है। इस प्रकार संरचना छोटी होते हुए भी अर्थ की दृष्टि से बहुत बड़ी है। तीसरा नंबर है बाहरी घटनाओं से अधिक आंतरिक संघर्ष। मतलब जैसे कि देखिए उपन्यास की असली कहानी क्या है? असली कहानी प्राणेशाचार्य के मन में भी चलती है। जो उपन्यास की जो कथानक है या फिर केंद्रीय बिंदु तो वहाँ पे उसकी मृत्यु है ही। किस व्यक्ति की मृत्यु की बात हो रही है? नरनप्पा की। लेकिन यहाँ पे असली कहानी एक और आती है यहाँ पर कि उसके मन में, किसके मन में? प्राणेशाचार्य के मन में जो कहानी चलती है उनका धर्म, काम, पाप और मनुष्यता के बीच संघर्ष ही उपन्यास की मुख्य संरचना बन जाता है। मतलब प्राणेशाचार्य जब गाँव को छोड़कर चले जाते हैं तो उनके मन में बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्वेश्चन रह जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें मतलब एक संघर्ष उनके मन में चलता रहता है। तो ये सभी के सभी इस उपन्यास के मुख्य संरचना के रूप में मिलते हैं। ठीक है? चौथा नंबर है समाज से व्यक्ति की ओर बढ़ती संरचना। मतलब कथा की शुरुआत सामूहिक समस्या से होती है। मतलब देखिए समाज से व्यक्ति की ओर बढ़ते समस्या का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर संरचना क्या हो गया इसका मतलब कि समाज है, मतलब एक पूरा पूरा मान लीजिए ये समाज है और उसमें धीरे धीरे इस समाज से जो घटनाएं हैं वो चलकर किसके हो जाता है जा रही है? मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये रहा वो व्यक्ति, इसकी तरफ चली जाती है। ठीक है, तो पूरे समाज से घटना किसकी हो जा रही है? समाज से घटना एक व्यक्ति की हो जा रही है। किस तरह से जा रही है वो देखिए। जो कथा की शुरुआत होती है वो एक सामूहिक समस्या होती है। मतलब सभी की सबके लिए ये समस्या है। लेकिन अंत में यह एक व्यक्ति
प्राणैसाचार्य की आत्म खोज पर आकर केंद्रित हो जाती है। अंत में जो प्राणैसाचार्य हैं जो कि गांव से बाहर चले जाते हैं, भाग जाते हैं, बाद में एक युवक पुट्टू के मिलने से वो रिटर्न आते हैं, मेले में घुमाता है, उसको पूरी दुनिया दिखाता है प्राणैसाचार्य जी को। ठीक है, तो धीरे धीरे ये कहानी या फिर जो उपन्यास है वो कहाँ चली जाती है, एक आदमी के ऊपर जाकर केंद्रित हो जाती है। तो मतलब व्यक्ति के ऊपर जाकर केंद्रित हो जाती है। तो यह आधुनिक उपन्यास की प्रमुख संरचनात्मक विशेषता है। 5वां नंबर क्या है, खुला और प्रश्नात्मक अंत। देखिए, उपन्यास का जो अंत है वो किसी निश्चित समाधान पर नहीं होता। इस उपन्यास का अगर अंत पूछा जाए तो इसका निश्चित कोई अंत नहीं होता है। यहाँ पे एक लाइन होता है जो कि मतलब अंतिम लाइन क्या होता है उपन्यास का, हम लोगों ने देखा था यहाँ पर। मैं आप लोगों को यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। जैसे कि वो अंतिम लाइन था, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक ऐसी लाइन है जहाँ पे मतलब एक कुछ नई चीजें और अपने आप को खोजने की ऐसी बातें चलती है। ठीक है, मतलब जब हम लोगों ने सारांश पढ़ा था इसका तो वहाँ पे मैंने इसका जिक्र किया था। तो होता क्या है कि यहाँ पर थोड़ा रुकिए, मैं इस पॉइंट को देख लूँ। हाँ, जो हाँ अंतिम लाइन यहाँ पर है कि प्रतीक्षा का जो भाव है, मतलब प्रतीक्षा किया जा रहा है। अंतिम समय में उपन्यास के अंतिम क्षणों में प्रतीक्षा का भाव है एक नई समाज की और एक नई सोच की उत्पन्न होने वाली है प्राणैसाचार्य जी की। ठीक है, वही सारी बातें हैं। तो प्रतीक्षा का भाव है संरचना को खुला छोड़ देता है और पाठक को सोचने के लिए बेबस करता है कि आगे इस उपन्यास का अंतिम बिंदु और क्या होना चाहिए था। ठीक है, तो संरचना की दृष्टि से हम लोगों ने 5 बिंदु देख लिया है और हम लोग शिल्प की दृष्टि से भी 5 बिंदु देखेंगे। देखिए, यहाँ पर आप लोगों के जो एग्जाम होते हैं वो 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 10 मार्क्स के लिए 10 पॉइंट्स काफ़ी हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट संरचना का रखा है और 5 पॉइंट मैंने यहाँ पर जैसे कि शिल्प की दृष्टि से भी रखा है। ठीक है, तो शिल्प की दृष्टि से जो मूल्यांकन जब करते हैं तो इसमें पहला नंबर बिंदु निकल कर आता है प्रतीकात्मक शिल्प। देखिए, प्रतीकात्मक का मतलब हो गया किसी एक चीज का प्रतीक बनाकर किसी और चीज को बताना। ठीक है, प्रतीक के रूप में। तो नरनप्पा का सड़ता जो शव है, उपन्यास में हम लोगों ने देखा है कि नरनप्पा ब्राह्मण जो है, जो निम्न जाति का ब्राह्मण निम्न जाति के लोगों के साथ मिलता जुलता है, निम्न जाति की स्थिति के साथ रहता है। तो नरनप्पा का जो सड़ता हुआ शव है, मौन देवता और जंगल, ये सारी चीजें जो उपन्यास में हैं, मौन देवता हैं, मतलब हनुमान जी का मंदिर है और हनुमान जो देवता हैं वो मौन रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। और जो जंगल की चीजें हैं, ये सभी प्रतीक बनकर समाज की नैतिक सड़ांध और धर्म के खोखलेपन को प्रकट करते हैं। ये शिल्प जो है उपन्यास को गहराई देता है। ये जो शिल्प है वो उपन्यास को भी गहराई देता है। तो ये एक प्रकार का ही शिल्प है जो इसमें मौन सारी चीजें रहती है, लेकिन फिर भी उपन्यास को एक गहराई की नजर से देखा जाता है। 7वां नंबर है आंतरिक एकालाप का प्रयोग। देखिए, प्राणैसाचार्य के विचारों, उनके शंकाओं और आत्मग्लानि जो होती है उसको व्यक्त करने के लिए लेखक ने आंतरिक एकालाप का प्रभावी प्रयोग किया है। इससे पाठक जो होते हैं सीधे उनके मन में प्रवेश करता है। तो यहाँ पे विचारों का, प्राणैसाचार्य जी का जो विचार होते हैं, जो शंकाएं होती हैं उनके मन में चल रही होती हैं, और जो आत्मग्लानि है, मतलब उनको बाद में पश्चाताप होता है, वे समझ पाते हैं कि वे सिर्फ ग्रंथ, बड़े बड़े ग्रंथों को लेकर पढ़ रहे थे और उसी में घुसे रहते थे, इसके कारण उनको पूरी दुनिया की समझ खत्म हो गई थी। वो सारी चीज़ों का मतलब हल उस किताबों में ही ढूंढा करते थे। ठीक है, तो वो एक आत्मग्लानि की तरह होता है, उनको बाद में व्यक्त करते हैं। तो इन सारी चीजों को भी यहाँ पे लेखक ने रखा है, आंतरिक एकलाप का प्रयोग। 8वां नंबर है मौन का प्रभावशाली प्रयोग। देखिए, ईश्वर का मौन, ब्राह्मणों की चुप्पी और आचार्य की दुविधा। ईश्वर का मौन होना, ठीक है, और ब्राह्मणों की जो चुप्पी होती है, ब्राह्मण चुप हो जाते हैं बाद में, और आचार्य की जो दुविधा होती है, ये सब संवादों से अधिक अर्थपूर्ण बन जाते हैं। यह मौन शिल्प की बड़ी विशेषता है। तो यहाँ पे मौन शिल्प की बड़ी विशेषता यहाँ पे दिखाई गई है, जो कि 8वें नंबर बिंदु में हमारी झलकती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 9 नंबर के बिंदु में, जहां पर सरल और संयमित भाषा शैली रखी गई है। देखिए, ये भी हमारा एक शिल्प दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि उपन्यास की जो भाषा है सरल है, सीधी है और विचार प्रधान है, मतलब उस पर विचार किया जा सकता है। कहीं भी अनावश्यक भावुकता या उपदेश नहीं है। मतलब इस उपन्यास में कहीं पे भी ऐसा आप नहीं देखेंगे जहाँ पे जरूरत ना हो और वहाँ पे भावुकता दिखाई गई है या फिर उपदेश दिया गया है, ऐसा कहीं पे भी कोई भी
पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। तो जिससे होता क्या है कि शिल्प जो होती है वो सहज और प्रभावी बनती है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे 10 नंबर बिंदु की, जहां पर पात्रों का वैचारिक शिल्पीकरण होता है। तो देखिए, उपन्यास के जो पात्र हैं केवल व्यक्ति नहीं है बल्कि विचारों के प्रतिनिधि भी हैं। तो कौन से पात्र किस विचार के प्रतिनिधि है वो भी देख लेते हैं। तो प्राणेशाचार्य जो है वो शास्त्र के प्रतिनिधि है, मतलब वो बड़े बड़े ग्रंथ लेकर उसी में घुसे रहते थे। ठीक है, तो ये हो गया शास्त्र के प्रतिनिधि, यहाँ पे प्राणेशाचार्य जी हैं। नारायणप्पा जो है वो विद्रोह है, नारायणप्पा जो है वो विद्रोह, नारायणप्पा ब्राह्मण जो है वो विद्रोही भाव दिखाता है, बाकी ब्राह्मणों से मिलकर नहीं रहता। ठीक है, तीसरा नंबर जो चांदनी है, जो नारायणप्पा की प्रेमिका है, वो मनुष्यता का परिचय देती है, यहाँ पे मनुष्यता की प्रतिनिधि के तौर पर इस उपन्यास में रखी गई है। पुट्ट नामक जो यह मतलब युवक जो है वो क्या है, सहज जीवन है। वो प्राणेशाचार्य जी को यहाँ पर सहज जीवन जीने का तरीका भी मेले में घुमाकर और कहीं बहुत सारी चीजों में घुमाने के बाद उन्हें ज्ञान दे देता है। ठीक है, तो यह जो शिल्प है उपन्यास को दार्शनिक गहराई देते हैं। तो निष्कर्षतः हम लोग ये कह सकते हैं कि इस प्रकार औपन्यासिक संरचना की दृष्टि से संस्कार जो उपन्यास है एक सघन, सीमित और विचार प्रधान उपन्यास है, जबकि शिल्प की दृष्टि से यह प्रतीकात्मक भी है, मनोवैज्ञानिक और आधुनिक कृति है। ठीक है, तो संरचना कथा को जो होती है वो मजबूती देती है और शिल्प जो उसे मतलब प्रभावशाली बनाती है। तो इन्हीं गुणों के कारण संस्कार केवल एक कहानी नहीं बल्कि मनुष्य और समाज के संस्कारों पर गंभीर प्रश्न उठाने वाली कालजयी रचना बन जाती है। तो यहाँ पे कहानी लिखना गलत हो गया है, मतलब यहाँ पे केवल एक उपन्यास नहीं है, संस्कार केवल एक उपन्यास नहीं है, यहाँ पे उपन्यास शब्द लगा देंगे, बल्कि मनुष्य और समाज के संस्कारों पर गंभीर प्रश्न उठाने वाला कालजयी रचना बन जाता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे शेयर करें अपने दोस्तों के पास। और हाँ, अगर बाकी का वीडियो अभी आप देखना चाहते हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए या फिर इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उसको एक बार चेकआउट जरूर करिए। तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।